Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IAS Academy. I am Sakshi and we are going to continue our series for the Polity Previous Year's Q&A. अब तक हमने काफी सारे इनफैक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. दिस इज पार्ट 10. ठीक है, हम 10th पार्ट पर जो आ चुके हैं, राइट. ये पार्ट 10 है और हमने अब तक जैसे मैं बताया बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. अगर आपने वो क्वेश्चंस और वो सेशंस नहीं देखे तो आप जो है ब्राउज कर सकते हैं प्लेलिस्ट पे इस चैनल की. वहां पे आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे पॉलिटी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स में. तो आप वहां से सारे सेशंस देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है फ्रॉम पॉलिटी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ सेशन. सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूपीएससी सीएसई 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू कैन जॉइन द इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज बाय जेवीज आईएएस. राइट, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर आप काम करते हैं, फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल, कम समय होता है, आप धीरे धीरे से अपने प्रिपरेशंस कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो यू कैन जॉइन द सुपर 50 प्रोग्राम विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर द कैंडिडेट्स लाइक यू, जो कि 2 साल के लिए होगा. अलॉन्ग विद दैट अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सच एज द इंडियन पॉलिटी, सोशल इश्यूज, वी हैव अ कोर्स फॉर द करंट अफेयर्स स्पेशली डिजाइन फॉर द करंट अफेयर्स राउंड अप 365, comprehensive geography, Indian economy. So you can enroll now by visiting the website www.jatinverma.org. And अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी अदर इंफॉर्मेशन चाहिए, you can contact on this number. Okay? So now, let's start our session. First question आज के सेशन में है prohibition of discrimination on the grounds of religion. Article 15 of the Constitution of India. उसको किस फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है? Right to freedom of religion, right against exploitation, right of cultural and educational right, and right to equality. Prohibition of discrimination on the grounds of religion. Religion के ग्राउंड पे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया, उससे क्या इंश्योर किया? उससे इंश्योर किया इक्वालिटी. सो राइट टू इक्वालिटी के अंदर उसको कैटेगराइज किया गया है. ओके, सो बाकी के आर्टिकल्स हम फटाफट देख लेते हैं. 14 to 18 आर कवर्ड अंडर राइट टू इक्वालिटी. 23, 24 which are therefore right against exploitation. 25, 28 right to freedom of religion. 23 and 30 cultural to and educational right. Okay. Next question. With the reference to the National Legal Service Authority, consider the following statements. National Legal Service Authority पे जो है क्वेश्चन है. So options देखिए. First one, its objective is to provide free and competent legal services to the weaker section of the society on the basis of equal opportunity, on basis of equal opportunity, right? Second, it issues the guidelines for the state Legal Services Authority to implement the legal programs and scheme throughout the country. इनमें से क्या जो है National Legal Service Authority के उसमें आप लिख सकते हो. So options will be both the statements. Both the statements are correct. Okay? दोनों statements सही है. Now, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में. ये जो है इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. इसके अंदर जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था टू प्रोवाइड व्हाट? टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो टू ऑर्गेनाइज द लोक अदालत. ठीक है, ये जो है लोक अदालत जो है दे सेटल द डिस्प्यूट्स, जो कि ये सेटअप करेगा हर एक स्टेट लाइक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसको भी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई है टू गिव इफेक्ट टू द पॉलिसीज एंड द डायरेक्शंस ऑफ द NALSA एंड टू गिव द फ्री लीगल सर्विसेज टू द पीपल एंड कंडक्ट लोक अदालत इन द स्टेट. सॉरी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए क्या प्रोविजंस हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, व्हाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जब सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, देन ही विल हैव टू कंसल्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Second statement, the Supreme Court judge can be removed by Chief Justice of India only. Okay. Third one, the salaries and the judges are charged on the Consolidated Fund of India, to which the legislature does not have to vote.
Or the fourth one, all the appointments of the officers and the staffs of the Supreme Court of India, they are made by the government only after consulting the Chief Justice of India. See देखिए, first statement जो है इसमें से हमें निकालना है correct statement. First statement is correct, and the third one, the salaries and of the judges, they are charged upon the Consolidated Fund of India, जिसमें लेजिस्लेचर को वोट ना देना पड़े. क्या हमें निकालना है यहाँ से? टू सेफगार्ड, प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट. तो ये दोनों स्टेटमेंट से आप सुप्रीम कोर्ट की जो ऑटोनॉमी है दैट कैन बी एंश्योर्ड. ओके, सो दैट वाज द आंसर. लेट्स मूव अहेड. I'm sorry. Next question is, with the reference to the Delimitation Commission of India, consider the following statement. ये question है Delimitation Commission में के बारे में. First option, the orders of the Delimitation Commission cannot be challenged in the court of law. ये जो भी Delimitation Commissions के orders होंगे उनको court of law में you cannot challenge. And the second one is, when the order of the Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or State Legislative Assembly, they cannot effect any modification in the orders. Second statement सही है, first statement भी सही है. जो यहाँ होता है ना, ये cannot affect any modifications in the orders, so this is true. ठीक है. ये जो Delimitation Commission है ना, this commission is the powerful body, ठीक है, जिसके अंदर काफी powers होते हैं, whose orders they cannot be challenged in the court of law, and the orders which are laid before Lok Sabha or in the respective state assemblies, modifications जो होते हैं they are not permitted, right? Moving ahead, next question, which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court? Supreme Court के original jurisdiction में क्या included है? तो अगर आपको original jurisdiction के बारे में पता है, so statement से you can easily answer, eliminate करके, right? First option is, a dispute between the government of India and one or more state. Does it come under the original jurisdiction of the Supreme Court of India? Yes, this is true. Dispute regarding the election of the either house of the parliament or that of the legislature, ये original jurisdiction में है? नहीं. Dispute between the government of India and the union territories, and a dispute between two or more states. So ये fourth statement भी सही है. Dispute between government of India versus union territories, this is not there. ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर क्या होता है? डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन और मोर स्टेट्स, और डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, स्टेट्स के बीच की डिस्प्यूट्स और गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच की डिस्प्यूट्स जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अंदर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लोक अदालत, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लोक अदालत पे है जो क्वेश्चन. लोक अदालत have the jurisdiction to settle matters at pre-litigation stages and not those matters pending before any court. Second one, Lok Adalat can deal with the matters which are civil and not criminal in nature. इनमें से सिर्फ एक ही statement correct होगा. Every Lok Adalat consists of either serving or directed or retired judicial officers only and not any other person, and none of the statements are given are correct, so none of the statement is correct. See, देखिए, अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. जो केसेस होते हैं पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, एनी रेगुलर कोर्ट, उनको ट्रांसफर किया जा सकता है लोक अदालत में अगर दोनों पार्टीज दे अग्री, राइट. एंड दीज आर यूजुअली प्रिसाइडेड ओवर बाय रिटायर्ड जजेस, सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं, और एनी अदर मेंबर्स फ्रॉम द लीगल प्रोफेशंस. ऐसा नहीं है जैसे कि ऑप्शंस में दिया था कि सिर्फ और सिर्फ सर्विंग या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ही रहेंगे. ओके, सो वो स्टेटमेंट भी गलत हो गया. एंड लोक अदालत दे कैन डील विद एनी मैटर्स फॉलोइंग विद इन द जुरिडिक्शन, वेदर वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो. ओके, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Sorry. Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act 2006, the question is इस एक्ट पे, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest right or both? किसके पास ये जो है अथॉरिटी है या फिर you can say पावर है to initiate the process to determine nature or extent of what of the individual or the community for the forest rights, या फिर दोनों?
तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और मंडल रेवेन्यू ऑफिसर या फिर ग्राम सभा। सो इट इज द ग्राम सभा विच इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सेक्शन सी जो बोलता है इस एक्ट का, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट ये ट्रांसपेरेंट स्टेप्स प्रोसीजर बताया है कि who gets the rights. So Gram Sabha is the one who makes the recommendation, that is who has been cultivating land for how long, which minor forest produce is collected, etc. ये सारी चीजें जो है वो ग्राम सभा बताती है। Also it plays a major role because जो ये है पब्लिक बॉडी है where all the people participate and hence पूरी डेमोक्रेटिक है, ट्रांसपेरेंट है। ग्राम सभा रिकमेंड्स, उसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं, दे गोस टू 2 स्टेजेस, स्क्रीनिंग कमिटी यानी कि तालुकाज में जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the areas covered under the Panchayat extension of the Scheduled Areas Act 1996, what is the role or power of the Gram Sabha? यहाँ पे ग्राम सभा का power and role बोल रहा है। First option, Gram Sabha has the power to prevent alienation of land in the scheduled areas. Second, Gram Sabha has the ownership of the minor forest producers. Third one, recommendation of Gram Sabha is required for granting prospecting licenses or mining lease for any mineral. ठीक है, read between the line, any mineral in the scheduled areas. So last option गलत है, first and second they are correct. So option number B is the correct answer. ठीक है, any mineral मैंने बताया ना, not for any mineral. ठीक है, now let's study recommendation होती है ग्राम सभा की और पंचायत की। At the appropriate level, they shall be mandatory for the grant prospecting any type of licenses or mining lease for minor minerals, not for any other minerals. ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर for the scheduled areas. Okay, let's move ahead. Next question है The Constitution 73rd Amendment Act. 73rd Amendment Act 1992 के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, पंचायती राज, which claims at promoting पंचायती राज institution in the country provides for which of the following? किसके बारे में बात करते हैं? Constitution of District Planning Committees, State Election Commission to conduct all the पंचायती राज elections, Establishment of State Finance Commission. इनमें से क्या 73rd Amendment Act के अंदर आता है? तो क्या है ना, Constitution of District Planning Committees। क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है 73rd Amendment के बारे में। ठीक है, This was under 74th Amendment Act. ठीक है, बाकी के दो सही है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, वो कंडक्ट करवाएगा पंचायती राज के इलेक्शंस एंड ऑल्सो फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशंस। ओके, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट, इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन was set up in which one of the following regions? So Calcutta, Madras, Bombay, Delhi. So जो पहली थी that was in the Madras. ठीक है, 1688 में, बहुत पुरानी है, 1688 में the first municipal cooperation of India was set up in India, जो की है वो मद्रास में सेटअप की गई थी। Let's move ahead. Next question, if a पंचायत is dissolved, अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, elections have to be conducted or held within what time? 1 month, 3 months, 6 months, 1 year. पंचायत अगर डिसॉल्व हो जाएगी तो इलेक्शंस कितने टाइम के बाद कंडक्ट करना जरूरी है? दैट इज द 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के अंदर पंचायत के इलेक्शंस करवाना जरूरी है। पंचायत का टाइम क्या होता है? 5 साल के लिए होती है, राइट? Duration of panchayat is for 5 years. Fresh elections to constitute a panchayat shall be completed before the expiry of its term. Term की expiry के पहले fresh elections हो जाने चाहिए। अगर dissolution हो जाता है तो उसके 6 मंथ का जो है टाइम मिलता है, उसके अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। Next question, which one of the following statements about the money bill is not correct? Incorrect statement, you need to choose about the money bill. So a money bill can be tabled in either house of the parliament. क्या money bill किसी भी हाउस में टेबल किया जा सकता है? Second, speaker of Lok Sabha is the final authority to decide whether a bill is money bill or not. So this is correct statement. ठीक है, we need to choose the incorrect one. Second one, Rajya Sabha must return a money bill passed by Lok Sabha and send it to the reconsideration for within 14 days. तो राज्यसभा को
विद इन 14 दिन में भेजना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू द लोकसभा फॉर द रिकंसिडरेशन. सी फर्स्ट स्टेटमेंट मैं पहले बता देती हूँ गलत है, क्योंकि मनी बिल कैन ओनली बी टेबल्ड इन लोकसभा, ठीक है, नॉट राज्यसभा, और वो भी जो है दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दो लिस्ट दी हुई है, नीड टू मैच. एक में दिए हुए हैं फंक्शनरीज और एक में दिए हुए हैं ओथ एंड अफर्मेशंस. इनमें से क्या क्या ओथ लेते हैं, ठीक है. ऑप्शंस में बता देती हूँ. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूनियन. ओथ एंड अफर्मेशंस में आपके पास ऑप्शंस हैं. सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, faithful discharge of duties, faith and allegiance to the Constitution of India, and upholding the Constitution and the law. Direct answer बता देती हूँ. President of India upholding the Constitution and the law. The judges of the Supreme Court, faith and allegiance to the Constitution of India. Members of Parliament, faithful discharge of their duties, and Minister of the State, secrecy की जो है oath लेते हैं, ठीक है. Secrecy of information. These were the functionaries. Now let's move ahead. Next question. अगर प्राइम मिनिस्टर, if the Prime Minister of India belongs to the upper house of the Parliament, तो उसको क्या जरूरी है इनमें से? अगर प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस राज्यसभा से बिलोंग करता है, he will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion. जो no confidence motion होता है, ऑपोजिशन पास करता है लोकसभा में, तो वो उसके फेवर में वोट नहीं कर पाएगा. He will not be able to speak on the budget in lower house of the parliament. तो ऐसा नहीं होता है, बजट में प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है, ये गलत हो गया. He can make statements only in the upper house, यानी लोअर हाउस में स्टेटमेंट नहीं बना सकता. अगर प्राइम मिनिस्टर है तो बना सकता है. He was to become a member of lower house within 6 months after being sworn. So ऐसा भी कुछ नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, मतलब यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, he will not be able to vote when the no confidence motion is passed in Lok Sabha. See, no confidence motion जो होता है, that can be moved only in Lok Sabha, that too by the opposition. तो राज्यसभा में नहीं होता. अगर उसका मेंबर है तो वो उसके फेवर में वोट नहीं कर सकता. ओके, let's move ahead. Next question is assertion and reason. का question है, assertion is that the word minority is not defined in the Constitution of India, and reason है the Minority Commission is not a constitutional body. So see, both the statements are correct. See, but this is not the correct explanation. Both the reason and assertion and reason are correct, but R is not the correct explanation of A. Minority word जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है, although दो तरह की माइनॉरिटी के बारे में बात की गई है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, ठीक है. नाउ जो माइनॉरिटी कमीशन है, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1993 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है. तो ये होगा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑफ द 4 फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ये जो 4 हैं वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के 4 फॉर्म्स हैं. इनमें से 4 फॉर्म में दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल protest mentioned below, which one of the following derives from the persons who used it as a political weapon for the very first time. ना किसी पर्सन के नाम पर इनमें से क्या फॉर्म का नाम रख दिया गया? बायकट, घेराव, बंद और हड़ताल. सो इट वाज बायकट, ठीक है, बायकॉट था. सॉरी. सो सी, कैप्टन चार्ल्स कनिंघम जो थे, बायकॉट उनका नाम था, लास्ट नेम, एंड ही वाज अ ब्रिटिश लैंड एजेंट, जिनको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रैचिज्म के बारे में लोकल कम्युनिटी जो थी वहां की, उन्होंने उनका नाम रख दिया गया था. लाइक उनका नाम ही जो था एक टाइप का बायकॉट जो था, जिसमें वो लोग उनको बायकॉट कर रहे थे, तो वो नाम बन चुका था. So they gave this name 1880s में, जो एग्रीगेरियन टेनेंट राइट्स के पीछे इनको बायकॉट किया जा रहा था, यानी कि उन्हें नाम से ही बोला जा रहा था, ठीक है, तभी से जो है नाम फेमस है. Let's move ahead. Which one of the following statements about the duties of the prime ministers are correct? So prime minister की ड्यूटी पे क्वेश्चन है. A, he is free to choose his minister only from amongst the members of either house of the parliament. B, he can choose his cabinet after consulting the President of India. C, he has full discretion in the choice of the person who are to serve as the ministers of his cabinet. And D, has only limited power in the choice of the cabinet colleagues because of the discretionary powers
raised it to the President of India. See, he has a full discretion in order to choose the candidate for or a person to serve as the minister in the cabinet. Although उन्हें किसी भी पर्सन को बना सकते हैं, although उनको 6 मंथ में अपनी मेंबरशिप जो है वो प्रूफ करनी पड़ेगी, तो उस बेसिस पे सारे स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं। इसमें बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ among the members of the parliament, so this is not true. सेकेंड में है प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके बनाता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, एंड ही हैज ओनली लिमिटेड पावर, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। PM has the complete discretion to choose his ministers in the cabinet, not necessarily from the 2 houses of the parliament, but can also, he can choose any other person. That person who is neither a part of the parliament, he will have to prove his membership within the 6 months from the date that he enters the office. Okay. Next question, which one of the following is a part of the electoral college for the president but not the forum for his impeachment? यानी कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है, इनमें से कौन से लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में तो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इम्पीचमेंट के फोरम में उनका जो है नाम नहीं होता, इम्पीचमेंट के वक्त में वो नहीं होते। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आंसर इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि ये जो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, दे आर पार्ट आर्टिकल 54 के अंडर। ठीक है, फ्रॉम द टाइम फॉर द इलेक्टोरल कॉलेज, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो होते हैं इलेक्टेड वाले, दे आर देयर, बट आर्टिकल 61 कहता है कि जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो गाइज, आज के लिए हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको इन क्वेश्चंस में लाइक यू नीड अ डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड टॉपिक वाइज डिस्कशन, यू कैन ज्वाइन द इंडियन पॉलिटी कोर्स ऑफ JV's IAS. इट इज अ मॉड्यूल कोर्स। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, सच एज द सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, राउंड ऑफ 365, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी, और अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन चाहिए, यू कैन ज्वाइन द इंटीग्रेटेड GS कोर्स, और फॉर द इफ यू हैव टू टाइम यू कैन ज्वाइन द सुपर 50 प्रोग्राम फॉर 2 years. दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और इनके एक्सप्लेनेशंस समझ में आए हो और आपको पता चल रहा हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो UPSC पूछता है। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई विल सी यू सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।